हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो नोज के थ्रू नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से एयर इनटेक होता है। ये नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से एयर इनटेक होता है नेजल पैसेज के थ्रू। ठीक है, ये माउथ है, माउथ से जो बक्कल कैविटी है। यहाँ से क्या रहता है, एक तो पाइप पीछे की ओर जाता है। ये पाइप जो पीछे वाला है फूड पाइप होता है बैक साइड में, और फिर फ्रंट की ओर इधर से जो फ्रंट वाला पाइप है, ठीक है, आगे वाला जो पाइप है ये क्या ट्रेकिया होता है, जो रेस्पिरेटरी वाला पाइप है। तो क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर। सबसे पहले बाहर ये नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, 2 नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या है, ये नेजल चैम्बर, देयर इज नेजल चैम्बर। ये माउथ है, माउथ के पीछे क्या होता है, बक्कल कैविटी होता है। बक्कल कैविटी प्रेजेंट होता है माउथ के पीछे। जो माउथ एरिया है और नेजल एरिया है उसके बीच में पार्टीशन है, उसे क्या कहते हैं, ये जो पार्टीशन है दोनों के बीच में बॉनी पैलेट। ठीक है, बॉनी पैलेट प्रेजेंट होता है। ठीक, ये तो फूड पाइप चला गया आगे की ओर, फूड पाइप है। अभी फिलहाल इसका डिस्कशन हमें नहीं करना है। दिस इज फूड पाइप, ये ईसोफेगस भी कहते हैं इसको। फिलहाल हमको जो डिस्कशन करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं हम डिस्कस। तो जिस पार्ट पर आकर के ये जो नेजल चैम्बर है, नेजल पाइप है और माउथ का बक्कल कैविटी पीछे की ओर ओपन होता है, दिस इज द फेरिंग्स। ठीक है, दिस इज द फेरिंग्स, ये फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। अब फेरिंग्स से जो रेस्पिरेशन वाला पाइप है, इसका जो ये ओपनिंग है जहां से कि रेस्पिरेशन में एंटर हो रहे हैं, इसे ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, ये पाइप जहां से पाइप स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी पाइप, उस ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ओके, अब ग्लोटिस, जब हम फूड खाते हैं तो यहां पर इसके ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लैप है ग्लोटिस के ऊपर, इस फ्लैप को क्या कहते हैं हम, एपीग्लोटिस। ये फ्लैप क्या काम करता है, जब हम फूड को एंगल्फ करते हैं तो ये हमारा जो रेस्पिरेशन वाला पाइप है उसको बंद कर देता है। बंद कर देगा, ऐसे फ्लैप ऐसे था, सपोज ये फूड आया यहां से, तो ये फूड पाइप जो है रेस्पिरेटरी पाइप को बंद कर देगा। कौन, एपिग्लोटिस जो है वो रेस्पिरेटरी पाइप को बंद कर देगा, कि जिससे कि फूड जो है वो रेस्पिरेटरी वाले पाइप में नहीं जाता, ट्रेकिया में नहीं जाता फूड। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि जो हमें धक्का लगता है खाना खाते हुए, अगर जब इफ वी आर टॉकिंग while eating, then food particles or food part may enter in our trachea, right? So we should not talk during eating, otherwise क्या होगा, ये ओपन रह जाएगा एपिग्लोटिस, तो फूड ना इधर की ओर बढ़ जाता है आगे। तो इसलिए तो दिस इज द बेसिक रोल ऑफ दिस एपिग्लोटिस, it does not allow the food to pass into the in this trachea. Okay, and this pipe, this is the trachea. विंड पाइप, ट्रेकिया प्रेजेंट है। ये ट्रेकिया में क्या होता है, रिंग्स होते हैं ऐसे प्रेजेंट, कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। आप कोई भी पाइप लें, अगर वो स्मूथ रहेगा, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, तो क्या होगा, अगर उसमें कुछ एयर या कुछ प्रेजेंट नहीं होगा तो वो तो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा ऐसे करके। तो ये परमानेंटली ओपन रहे, श्रिंक ना हो, उसके लिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज रिंग्स।
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पर कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। परमानेंटली इसको पाइप को क्या करते हैं, ओपन फॉर्म में रखते हैं, ऐसे बंद नहीं होने देते हैं पाइप को। तो कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या साउंड बॉक्स भी प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स कहते हैं इसको। दिस इज लेरिंग्स, साउंड बॉक्स, साउंड प्रोड्यूस होती है ये पार्ट में। ठीक है, एडम सेप्पल जहां प्रेजेंट है ये। अब जो हमारा ट्रेकिया है, आगे आकर के क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों पार्ट्स को, रिंग्स यहां भी प्रेजेंट है, इन दोनों पार्ट्स को क्या कहते हैं हम, ब्रोंकस। Okay, trachea is divided into two bronchus. Bronchus opens into the lungs. There are two lungs. This bronchus opens into the lungs. These are lungs. In the lungs, ऐसा नहीं होता कि हमने ब्रीथ इन किया तो एयर सीधा लंग्स में फिल होता है। एयर लंग्स में डायरेक्टली फिल नहीं होता है। एयर लंग्स में जैसे ब्रोंकस है, ये फर्दर ट्यूब्स में डिवाइड करता है ऐसे करके। राइट, इन ट्यूब्स को फर्दर जो डिवीजन हुआ, इन ट्यूब्स को कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब ये जो ब्रोंकियोल्स रहती है, फर्दर डिवीजन होता है इनमें। ठीक है, और माइनर कैपिलरीज में ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये डिवाइड होती हैं। राइट, जस्ट लाइक ये यहां से फर्दर देयर विल बी डिवीजन like this. And finally, after these divisions, there are bag-like structures, balloon-like structures present at the end here. These structures are known as alveoli. ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। These are alveoli. एल्वियोलाई कहलाते हैं। ठीक है, तो लंग्स में जो एयर फिल होती है वो कहां पर हो रही है, वो एल्वियोलाई में फिल होगी। ठीक है, एल्वियोलाई में जो लंग्स की वॉल्स में प्रेजेंट है, लंग्स की वॉल में तो हमने एयर इनटेक किया, तो जो एयर फिल हुई वो कहां हुई, एल्वियोलाई में फिल हुई। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड फर्दर these lungs are guarded by rib cage. There is rib cage. कितनी रिब्स होती हैं हमें, 24 रिब्स होती हैं, 12 and 12 है ना, 12 पेयर्स कह सकते हैं रिब। तो रिब केज रहता है यहाँ प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से करके हम रिब केज को दिखा सकते हैं। अलग कलर से दिखा लेते हैं, मैं रेड कलर से यहाँ दिखा रहा हूँ रिब केज। ठीक है, इस तरह से करके रिब केज प्रेजेंट है। डार्क कर लेते हैं थोड़ा। ये तो रिब केज प्रेजेंट है, और यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम। दिस इज द डायाफ्राम। दिस इज डायाफ्राम एंड दिस इज चेस्ट कैविटी। ठीक है, डायाफ्राम है और चेस्ट कैविटी प्रेजेंट है। राइट, तो चेस्ट कैविटी किसके कारण से बनी है, जो रिब केज है ना, पूरा का पूरा जो कवर करके रखे हुए है लंग्स को, उसके और लंग्स के बीच का जो कैविटी है, दैट इज चेस्ट कैविटी। एंड इट लोअरली इट इज बाउंडेड बाय डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है, चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा है, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करा रहा है। इनहेलेशन, जो एयर इनहेल कर रहे हैं हम, उसका नेक्स्ट हम वही मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे इनहेल होती है एयर।
तो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ओके, इसको अच्छे से बना के प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, मतलब हम एयर इनटेक कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, क्या पैटर्न है इसका। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से वो फंक्शंस हैं तो देख सकते हैं आप। ये बेसिकली 4-5 फंक्शंस हैं। मसल्स बिटवीन द रिब्स, ये पार्टिसिपेट करें, जो मसल्स हैं हमारे जो रिब्स के बीच में, ठीक है। सभी रिब्स जो प्रेजेंट है उनके बीच में क्या मसल्स प्रेजेंट है, इनका वर्क है। सेकंड रिबकेज है, डायाफ्राम जो लोअर पार्ट में, जैसे ये हमारा कैविटी था, चेस्ट कैविटी है, ये रिबकेज प्रेजेंट है, नीचे क्या प्रेजेंट है, डायाफ्राम प्रेजेंट है, ठीक है। वो मैं भी दिखाऊंगा आपको इधर, ये प्रेजेंट है, ये रिबकेज है प्रेजेंट, चेस्ट कैविटी हो गया, डायाफ्राम हो गया, जैसा अभी अपने स्ट्रक्चर में देखा था। तो इसके रोल के अकॉर्डिंग रहने वाला है, अभी डिस्कस करते हैं। फिर चेस्ट कैविटी हो गया, एयर हो गया, इनका मूवमेंट क्या होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है ब्रीदिंग इन, जब हम एयर को इनटेक कर रहे हैं तो क्या रहने वाला है मैकेनिज्म इसका, जब हम एयर को इनटेक कर रहे हैं तो सबसे पहले मसल्स बिटवीन द रिब्स, जो हमारे रिब्स हैं उसके बीच में मसल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या रहने वाली है, दोज आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली, सिकुड़ने वाली है, ठीक है। ये दो रिब्स है सपोज, इन दोनों के बीच की जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में क्या होने वाला है, रिब्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने वाला, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना होता है। वो मसल्स ऐसे, हमारी मसल की एक प्रॉपर्टी होती है, केवल वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स और रिलैक्स कर सकती हैं, ठीक है। वो एक्सपेंड नहीं करती कभी हमारी मसल जो है, ठीक है। जैसे हैंड में मूव कर रहा हूँ, तो हैंड मूव करने के लिए क्या, मेरे को हैंड बंद करने का है ऐसे, तो मसल्स क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब जब मेरे को हैंड को बाहर की ओर करना है, तो वो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो एक्सपेंड नहीं कर रही है, वो रिलैक्स कर रही है, ठीक है। बाइसेप मसल ने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया। अब क्या, मेरे को हैंड बाहर की ओर करना है, तो क्या होगा, जो ट्राइसेप मसल है ना पीछे हैंड के, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। और जो बाइसेप मसल थी वो रिलैक्स करती है। तो मसल्स में यही प्रॉपर्टी होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, या फिर रिलैक्स करती हैं, ठीक है। ये एक्सपेंड नहीं करती मसल्स। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, मसल्स बिटवीन द रिब्स क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ब्रीदिंग इन में। इससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण से रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो रिब केज है हमारा, वो क्या होता है, बाहर की ओर मूव करता है। देखो जब हम एयर इन करते हैं तो रिब केज किधर की ओर मूव होता है, रिब केज बाहर की ओर मूव होता है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव होता है रिब केज, ठीक है। फिर डायाफ्राम, डायाफ्राम देखें तो डायाफ्राम एक पार्ट होता है लोअर, जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी के बीच में प्रेजेंट है। आप उसको फील करके देखना डायफ्राम को, जब आप एयर इनटेक करते हैं, ठीक है, तो डायफ्राम नीचे की ओर मूव होते हुए दिखाई अपीयर होगा, आपको महसूस होगा, ठीक है। जैसे कि आउटवर्ड भी मूव हो रही है चेस्ट कैविटी और डाउनवर्ड भी मूव हो रही है, ऐसे एयर इनटेक करेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, आपको अपीयर होगा ऐसे कि नीचे की ओर मूव हो रहा है, ठीक है। तो उससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाएगी। अब चेस्ट कैविटी लार्जर हो गई, अंदर क्या है, प्रेशर मेंटेन कर रहा है बराबर, तो इसके बाहर से एयर अंदर की ओर मूव करती है, एयर सक्ड इन, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, सबसे पहले मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट की, फिर रिब केज क्या हुआ, मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव किया, डायफ्राम ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया और मूव डाउनवर्ड। इन सारे प्रोसेस के कारण से क्या हुआ, चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, चेस्ट कैविटी लार्जर हो गई और एयर सक इन, एयर अंदर की ओर सक कर दी गई। अब एयर को हमें क्या करना है, एक्सहेल करना है, बाहर निकालना है। तो उसके लिए क्या, जस्ट अपोजिट प्रोसेस होने वाला है इसका, ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग आउट में क्या होगा, मसल्स बिटवीन द रिब्स फर्दर क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, ठीक है, एक्सपेंड नहीं करेंगी। मसल बिटवीन द रिब्स रिलैक्स, देन रिब केस क्या होगा इसके कारण से, अब रिलैक्स करेंगी मसल्स ने, तो उनको क्या किया हुआ था, रिब्स को बाहर की ओर कर रखा था ऐसे करके। अब मसल ही रिलैक्स होगी तो रिब केस क्या होगा, अंदर की ओर मूव हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, व्हाट, रिब केस क्या हो रहा है, इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव हो रहा है। देन डायाफ्राम, डायाफ्राम रिलैक्स करेगा, डायाफ्राम रिलैक्स करता है, तो रिलैक्स पोजीशन ये रहती है डायाफ्राम की ऐसे, ठीक है। ये डायाफ्राम है, अभी ये रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक है। अब जब एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, जब हमने एयर इनटेक किया था तो ये इस तरह से नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है, अभी नीचे की ओर आया है। अब रिलैक्स अब क्या होने वाला है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होने वाला है, तो ये इधर की ओर मूव करने वाला है, ये वाला केस आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये फेज आ गया है इसमें ब्रीदिंग आउट में। तो डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है, मूव अपवर्ड कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर, जो चेस्ट कैविटी है हमारी वो स्मॉलर हो जा रही है,
और से एयर जो है पुश्ड आउट, एयर बाहर निकाल दी जा रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। बेसिक याद रखिएगा कि फर्स्ट जब हम ब्रीदिंग इन कर रहे हैं, तो जब हम ब्रीदिंग इन कर रहे हैं तो जो हमारी ब्रीदिंग इन के टाइम पे जो मसल्स प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है मसल्स, जो रिब्स के बीच में मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण से जो रिब केज है वो आउटवर्ड मूव कर रहा है, तो उसके कारण से चेस्ट कैविटी जो है ना आउटवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, रिब केज आउटवर्ड मूव कर रहा है, ऐसे ही डायफ्राम डाउनवर्ड मूव कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, एयर इनटेक हो जा रही है। फिर एक्सेल के टाइम पर क्या हो रहा है, ब्रीदिंग आउट के टाइम पर जस्ट अपोजिट, द मसल्स बिटवीन द रिब केज रिलैक्सेस, सो रिब केज मूव इनवर्ड, एंड सेकेंडली diaphragm is also relaxes, diaphragm भी relax करता है, move upward so that the volume of the chest cavity becomes smaller and air is pushed out. This is the mechanism of breathing. ठीक है, तो इसको आप पैटर्न को अच्छे से रीड कर लें, समझ लें। नेक्स्ट जो स्टेप है, अब हमारे जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में कैसे पहुंचने वाली है। तो अभी कहाँ पर ऑक्सीजन आ गई थी, एयर पहुंची थी यहाँ पर एल्वियोलाई में। ठीक है, ब्रीदिंग किया इन लंग्स में, लास्ट प्लेस स्टोर कहाँ हो रही है, एयर एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट है, देयर आर ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है एल्वियोलाई में। तो क्या होता है वहां पर, जिस लाइक दिस इज द एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई है। तो यहां पर क्या आने वाला है, जो ब्लड सप्लाई आती है, ये यहां से ब्लड की सप्लाई आ रही है। ठीक है, दिस इज द ब्लड सप्लाई आर्टरी। आर्टरी जो आती है ये क्या करती है, छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और ये सारी छोटी छोटी जो कैपिलरीज हैं ये रिकम्बाइन करती हैं और वेन बना लेती हैं। ठीक है, क्या बन जाने वाला है, इससे आगे वेन बन जाने वाला है। ठीक है, तो ये रिकम्बाइन कर जाती है यहाँ पर। दिस इज वेन, ये वेन है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है। अब क्या होता है, एल्वियोलाई में क्या है, ऑक्सीजन है। एल्वियोलाई कंटेन ऑक्सीजन, सारी एयर प्रेजेंट है एल्वियोलाई में, लेकिन ज्यादा अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो कहां पर, इस ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, O2 diffuses into blood capillaries। ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाती है ब्लड कैपिलरी। अब ऑक्सीजन ही क्यों डिफ्यूज हो रही है, अदर क्यों नहीं डिफ्यूज हो रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इन ब्लड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। इसी के हीमोग्लोबिन के कारण से जो हमारा ब्लड है ना वो क्या रेड कलर का रहता है, रेड ब्लड। हीमोग्लोबिन के कारण से ही ब्लड रेड कलर का रहता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है। इस कारण से हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाउंड कर लेता है। अदर जो एयर प्रेजेंट है एल्वियोलाई में, अदर कंपोनेंट्स जो उनसे कंबाइंड नहीं कर रहा है, केवल ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। ठीक है, तो अभी डिफ्यूज हुई ब्लड कैपिलरीज में, और किससे बाउंड किया, ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन से बाइंड किया। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज में थी, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, इससे कहा O2 सप्लाई हो जाती है ऑल बॉडी टिश्यूज।
सारे बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो एल्वियल यानी लंग से क्या हुआ, जो ब्लड में ऑक्सीजन पहुंची, किसके प्रोसेस के थ्रू पहुंची, डिफ्यूजन के थ्रू। क्या हो रहा है यहां पर प्रोसेस, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन पहुंची ब्लड में, ब्लड से फिर कहां गई, वो हेमोग्लोबिन से उसने बाइंड किया। हाँ जी, तो ऑक्सीजन से उसने क्या कहते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच गई है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन से बाइट किया और पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया, सारे टिश्यूज में सप्लाई कर दिया। अब क्या होगा कि सारे जो सेल्स हैं उसमें क्या बन रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है फिर वहां पर। अब जो सेल्स हैं, सेल्स में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है। CO2 रिलीज हो रही है तो ये कहां आ रही है, ये ब्लड में डिफ्यूज हो रही है, डिफ्यूजिंग ब्लड, डिफ्यूज इन ब्लड। ये ब्लड में डिफ्यूज हो जा रही है, जब ब्लड में डिफ्यूज हो जा रही है तो ब्लड से कहां जा रहा है, फिर ये लंग्स में जा रहा है, लंग्स से। ठीक है, जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरी से लंग्स, लंग्स से क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 रिलीज आउट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है रेस्पिरेशन का ह्यूमन बींग्स में, कि किस तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो ऑक्सीजन टिश्यूज में पहुंची थी वो क्या करेगा, फूड का ऑक्सीडेशन करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ATP बनेंगे, उसको स्टोर करके रख लिया जाएगा और जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो यूज किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट टू शो CO2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम पर हम CO2 प्रोड्यूस करके सकते हैं। तो ये आप अपने प्रोजेक्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, शो करके दिखा सकते हैं। इसके लिए केवल लाइम वाटर चाहिए हमको। ठीक है, दो ये इस तरह से टेस्ट ट्यूब ले लेने का है। इसमें क्या लिया हमने, दिस इज लाइम वाटर। लाइम वाटर, यहां भी क्या है, लाइम वाटर। लाइम वाटर की प्रॉपर्टी होती है, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम वाटर। ठीक है, CaO और साथ में H2O भी प्रेजेंट रहता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O ये फॉर्म करता है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है लाइम वाटर। ठीक है, तो जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर की प्रॉपर्टी होती है लाइम वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं YPP3, इससे हमें पता चल जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में यही करने वाले हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, व्हाइट कलर का बन जाएगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, सॉलिड आ जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। तो इसके लिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, दो टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों में लाइम वाटर प्रेजेंट है। इस तरह का यहाँ पर एक एपरेटस अटैच करने का है। फर्स्ट वाली ट्यूब जो है डिप रहेगी पूरी, सेकंड वाली ट्यूब डिप नहीं रहेगी। यहाँ पर भी फर्स्ट वाली ट्यूब पूरा डिप है और सेकंड वाली ट्यूब डिप नहीं रहेगी यहाँ पर। इस तरह से ये कंडीशन है यहाँ पर। यहाँ से हम क्या क्या करने वाले हैं, ब्रीदिंग इन एंड आउट, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट हम यहाँ से करने वाले हैं। तो अब क्या होने वाला है एक्सपेरिमेंट में, जब हम ब्रीदिंग इन करेंगे यानी कि एयर को ब्रीथ इन करेंगे, तो इस तरह का सेटअप रहता है कि एयर इनटेक इधर से ही होगी, इसी पार्ट से एयर इनटेक होगी और इधर से एयर क्या होगी, आउट जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ एयर इन हो रहा है, इनहेल्ड एयर, और यहां से एक्सहेल्ड एयर।
तो जब हम एयर को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो एयर किधर, इस पार्ट से होके जाती है, राइट। तो फिर किससे, लाइम वाटर से होके जाएगी, क्योंकि इनहेल्ड एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उतना ज्यादा नहीं रहता, माइनर रहता है, बहुत कम रहता है, 0.04% रहता है। तो यहां पर क्या होगा, बहुत हल्का सा वेरी लाइट व्हाइट कलर आएगा, ए वेरी लाइट व्हाइट पीपीटी, बहुत हल्का सा व्हाइट पीपीटी आएगा, क्योंकि इनहेल्ड एयर में भी कुछ परसेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। देख सकते हैं आप, अगर हम एयर की क्वालिटी की बात करें तो क्या क्या है, O2, CO2 और H2O वेपर, वाटर वेपर की अगर हम बात करें तो क्या रहने वाला है यहाँ पर, इनहेल्ड में, इनहेल्ड एयर जो है उसमें कितना है परसेंट, जो एक्सेल्ड है उसमें कितना परसेंट है। तो ऑक्सीजन पता है आपको, एयर में कितना परसेंट होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है एयर में 21%। लेकिन जब जो हमने इन किया, लेकिन जब हम उसको एक्सेल करते हैं ना, तो कितना रह जाता है ऑक्सीजन, 16.4%। बाकी जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है लंग्स के थ्रू, ठीक है। फिर ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड देखे तो कितना 0.04% होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एयर को एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो कितना हमारा 4.4%, इतना एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। फिर H2O वेपर, वाटर वेपर की बात करें तो यहाँ पर क्या रहता है, लिटिल रहता है, बहुत कम रहता है। लेकिन इस यहाँ पर जो हम एक्सेल एयर करते हैं तो ए लॉट, बहुत सारा वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हमें गोगल्स साफ करने होते हैं तो हाँ ऐसे करते हैं, कितना वाटर वेपर वहां पर कलेक्टेड हो जाता है। तो इसी को ही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, इसी पार्ट को, कि जो हमने कंपोजिशन देखा, ठीक है, ये पूरा जो कंपोजिशन वाला पार्ट था, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 थी, यहाँ पर इस कंडीशन में 0.04% है, और यहाँ पर कितना है, एक्सेल करेंगे तो 4.4% प्रेजेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा ये मिल्की हो जाता है, पूरा मिल्की हो जाएगा। यहाँ पर क्या होंगे, वाइट पीपीटी आएंगे और कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 के व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। जब हम एयर को एक्सेल, तो यहां से क्या हो रहा है, ब्रीदिंग इन हो रहा है, ब्रीद इन, और यहां से क्या हो रहा है, इधर की ओर ब्रीद आउट। जब ब्रीद आउट होगा तो क्या होगा, हमारी जो सारी एयर जाएगी इधर से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में हो गई है। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो यहाँ गया है CO2, यहाँ पर है 4.4%, जो यहाँ पर CO2 था वो कितनी थी, 0.04% CO2। तो कम CO2 थी तो कम व्हाइट प्रेसिपिटेट आए, यहाँ ज्यादा CO2 थी तो ज्यादा व्हाइट प्रेसिपिटेट आए यहाँ पर, और एक्सेल्ड एयर में। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि इनहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड इतना प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो हम एक्सेल्ड एयर करते हैं दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट एक दो टर्म्स और हैं यहाँ पर। रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होता है जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, तो 15 से 80 टाइम्स पर मिनट हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, राइट। हीमोग्लोबिन कितना होता है हमारे ब्लड में, अप्रोक्सीमेटली 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है, इतना परसेंट। थोड़ा वुमेन से थोड़ा कम रहता है, मेंस में थोड़ा अप रहता है, ठीक है। बेसिकली नॉर्मल लिमिट ये है हीमोग्लोबिन का। अब इस अमाउंट से अगर कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन तो क्या होगा, पर्सन में ऑक्सीजन को कैरी करने की पावर कम हो जाएगी, उसको ऑक्सीजन कम मिल पाएगी पूरे बॉडी टिश्यूज को, ठीक है ये। अच्छा, एक और छोटा सा टर्म है दैट इज CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पॉइजनिंग क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपने न्यूज में सुना भी होगा, अगर हम कुछ जो कोल वगैरह होता है, कोल को कुछ लोग क्या करते हैं ना, सर्दी वगैरह में कोल को बर्न करते हैं, उसका अंगीठी आता है, वो उसको बर्न करके रूम को भी बंद कर लेते हैं। और अगर कोई ऐसे करके सो जाए तो क्या होने वाला है, कोल में शुरुआत में तो कंप्लीट कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो इतनी पॉइजनस नहीं होती है। लेकिन जब धीरे धीरे रूम्स में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, O2 क्या हो जाएगा, लो,
ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम अमाउंट में बचेगा, तो इससे क्या होगा, उस समय पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन होगा। अब जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, सीओ प्रोड्यूस, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सीओ बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, शॉर्ट मैंने एच भी लिखा है, मोर स्ट्रांगली, मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन O2। O2 से भी ज्यादा अमाउंट में ये बाइंड करती है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहेगी तो क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं होने देगी हीमोग्लोबिन से। हमारी बॉडी में क्या होगा, फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पर्सन की डेथ तक हो जाती है ऐसे केसेस में। तो इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो आज हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसके बेसिक्स डिस्कस किए, स्ट्रक्चर डिस्कस किया, मैकेनिज्म डिस्कस किया। आप अच्छे से इसको रिवाइज कर ले और इसका प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।